Okay, so now let's start. Again, interviews, like whenever you are giving interview of Kubernetes, तो they always ask कि आपका past experience क्या है in Kubernetes एक्चुअल में। ये कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का हमेशा कि यू हैव द एक्सपीरियंस ना। तो अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है इन द क्लस्टर Kubernetes उसको एक बार ब्रीफ करना पड़ता है हम लोग को, राइट। देन दे स्टार्ट लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं एक्चुअल में, वॉल्यूम क्या होता है नेटवर्किंग के बारे में, पॉड स्केड्यूलिंग, रिप्लिका सेट, वो सब आगे बात करेंगे अभी। ठीक है। बट पहला क्वेश्चन एक्चुअल में यही आने वाला है आपके सामने कि अपना करंट एक्सपीरियंस क्या है इन क्यूबरनेटी। लाइक उस एक्सपीरियंस में आप क्या क्या बता सकते हो कि मेरी कंपनी में लाइक कितने क्लस्टर कॉन्फ़िगर थे, क्लस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ चल रहा था। वी हैव लाइक टेस्ट क्लस्टर की प्रोड क्लस्टर, और क्लस्टर क्लाउड बेस्ड था कि ऑन प्रीमिसेस था, ऑन प्रीमिसेस में VMware था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल सर्वर्स था। ठीक है। दे एक्सपेक्ट कि आपको एंड टू एंड बताना है प्रॉपर। क्लाउड में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में EKS क्यूबरनेटी था, या गूगल का GKE, या अजोर का AKS क्लस्टर में आपको एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। उसके बाद दे आस्क कि उसमें कौन कौन से स्टोरेज सर्वर्स इंटीग्रेटेड थे, उसमें बैलेंसर्स कहाँ इंटीग्रेटेड था एक्चुअल में, तुम्हारा डिप्लॉयमेंट मॉडल, डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स क्या क्या थे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉयमेंट में यूज कर रहे थे एक्चुअल में। तो ये पूरा एंड टू एंड फ्लो समझाना पड़ता है हम लोग को। ठीक है। देन दे स्टार्ट क्वेश्चंस। तो वहाँ से कोई एक स्टूडेंट जिसको लगता है मुझे क्यूबरनेटी मैंने इंडस्ट्री में लाइव देखा है अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वी वांट टू सी एन एक्सपीरियंस, देन आई विल करेक्ट कि हाँ थोड़ा इसमें ये ऐड कर सकते हो आप लोग, ऐसा ऐसा बोल सकते हो। कोई भी एक स्टूडेंट वहाँ से जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस है इन क्यूबरनेटी क्लस्टर, तो वो अपना एक्सपीरियंस एक बार अपना वहाँ से बोलना चाहता है कोई भी स्टूडेंट। एटलीस्ट कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप। अच्छा, आप मेरा साइड से माइक म्यूट है क्या, सॉरी। Uh, Sir Mohit here. यस मोहित, नाउ यू Yeah. कैन। So currently I am working in Infosys. In Infosys, we have a test lab in a Bangalore. So what we done it, we have a 5G telecom open solution ओके। on the Google. So we pick up the solution and this is the open based solution. So what we done it, we pick up the one VM and we prepare a CRC environment. On the CRC environment, we pick up the ready Helm chart and everything. So we try to create the OpenShift pod and we configure the service IP and we expose the pod because from the UE from the mobile side we have to connect the 5G containers. So ओके। we done these practice. राइट। बाकी लोग को मैं एक बार थोड़ा सा रिलेट कर दूं आपका जो आंसर एक्चुअल में। CRC इन टर्म्स ऑफ ओपन शिफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग, CRC कोड रेडी कंटेनर, जिसको बोलते हैं मिनी क्यूब इन दी इन टर्म्स ऑफ क्यूबरनेटी, उसको इन टर्म्स ऑफ दी ओपन शिफ्ट बोलते हैं हम लोग CRC। ठीक है। तो क्यूबरनेटी का इंटरप्राइज सॉल्यूशन है ओपन शिफ्ट। जो भी डेली रूटीन क्यूबरनेटी में होते हैं हम लोगों के, जो भी एक्टिविटी इन बी परफॉर्म क्यूबरनेटी, सेम रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ओपन सेट में होता है। टर्मिनोलॉजी वही है, वही टेक्नोलॉजी है, बस उसका इंटरप्राइज सॉल्यूशन है क्यूबरनेटी का। ठीक है। तो उसने मोहित ने जो एक्सप्लेन किया है ना वो ओपन सेट के बारे में किया एक्चुअल में। तो मोहित डेली एक्टिविटी थोड़ा सा और क्लियरिटी दो आप। डेली एक्टिविटी क्या एक्चुअल में आपकी इन क्यूबरनेटी और इन ओपन शिफ्ट, आई मीन वो बोथ आर सेम थिंग। And definitely, sir, in our daily activities, for example, you are creating a pod, right? Or हम्म। maybe image pull error or something. So we are facing the authentication problem because we have to make the secret key or something, right? At the time of deployment, we check the IP and configuration or pod resource issue, right? For example, I am creating the 10 number of pod, maybe worker node resource are exhausted because we are getting in the production we are getting always limited resource, right, for the testing perspective. हम्म। So we have to just figure out how many resources you are going to deploy, pod यू मीन login and everything. हाँ, इफ आई कंक्लूड कि आप पॉड डिप्लॉयमेंट में जो पॉड्स स्टार्ट नहीं हो पा रहा है Correct, उसकी correct. ट्रबल शूटिंग करना, उसको रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली तो उसका रीजन क्या है इसको फाइंड आउट करना। ठीक है।
पॉड से और अपने कोई आपने कोई ट्रेसेज लिया, उसको लॉग्स को अपने कंप्यूटर्स में कॉपी करना, उसको डिबग करना। हम्म। तो पॉड से आपकी बेस मशीन पे कैसे ला रहे हो? एंड व्हाट मैंने अबाउट हमारे लाइक हमारी कंपनी में कौन सा स्टोरेज चल रहा है, मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस क्या यूज करते हो तुम लोग, वो सब भी बता के दिखा, बताओ एक बार। sir, we are doing just testing prospective only. So we integrated the Prometheus Grafana for a monitoring perspective, ओके। or we generally use the Wireshark in telecom to troubleshoot the issues. और कौन सा बोला आपने? Wireshark, sir, that is the packet analyzer, ना? Wireshark अच्छा, वाई PCAPS. सार्क, राइट, वो तो नेटवर्क लेवल पे काम करता है। हाँ, तो नेटवर्क लेवल पे जब आप टेलीकॉम में कोई भी आप कम्युनिकेशन कर अच्छा। रहे हो, नोड टू नोड, हम्म। राइट, वो आपका नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, राइट, हाँ। हाँ, network troubleshooting, because we have a n number of nodes, between of the nodes maybe the packet are dropping, और उन पर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा पैकेट ड्रॉप हो रहा है और उसका क्या रीजन एंड व्हाट अबाउट स्टोरेज सॉल्यूशन? है। स्टोरेज तो सर हम लोगों ने लोकली लिया था फॉर टेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव, कि मेरी जो बेस मशीन था उसका ही वॉल्यूम ले रखा था, लोकल डिस्क। लोकल डिस्क। राइट। कोई नेटवर्क स्टोरेज नहीं तुम्हारे पास? नहीं, नेटवर्क स्टोर एनएफएस आपकी क्लासेस में प्रैक्टिकल किया है लोकल लैपटॉप पर, बट वी हाँ, आर नॉट। लर्निंग स्टेज से एनएफएस है, बट इंडस्ट्री में कुछ तो स्टोरेज हम यूज करते ही हैं एक्चुअल में ना। टैप बाकी स्टोरेज और ओपन स्टैक वगैरह मैंने देखा था, सेंडर वगैरह चलता है। ठीक है। बाकी कोई और भी स्टूडेंट इसके अलावा कुछ भी ऐड करना चाहता है इसके अंदर, अपना एक्सपीरियंस? हेलो सर, मदर दिस साइड। हाँ, मदन। एक्चुअली रिसेंटली, हालांकि मैंने ज्वाइन किया है 2 ढाई महीने हुए हैं अभी कंपनी में, लेकिन मैंने देखा कि जो जो भी हम कुछ मतलब एक्सेस वगैरह या कुछ भी चेक करते हैं वो बैसन होस्ट से चेक करते हैं सर। हमें डायरेक्टली क्लस्टर का एक्सेस नहीं होता है। तो हम्म। उस कंडीशंस में क्या है कि मतलब जैसे मैंने देखा है पॉड्स वगैरह क्रिएशन का, नोट्स वगैरह का, सब कुछ का एक्सेस है। क्यूबसीटीएल ऑथ करके देख लिया, ऑथ क्या ना, इसे चेक कर लेता हूँ। बट क्या है कि मोस्टली काम सर सर्विस अकाउंट से होता है। और हमारे पास जो बैसन होस्ट्स है, वो पार्टिकुलर सबको असाइन है। अगर हमें कुछ ऐसा कमांड्स होती हैं जैसे ईटीसी कुबरनेटिस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह चेक करना था, तो फिर हमें वो वहां से एसएसएच करना पड़ता है। फिर मास्टर मास्टर कंट्रोल प्लेन पे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गेट, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते वहां से हम हम्म। लोग। जी, ये एक्सेस है तो। बट थोड़ा सा और लाइक डीपली बताओ कि कितना नंबर ऑफ वर्कर नोड्स है, कितना हम्म। मास्टर नोड एक्चुअल में है, कौन सा बैलेंसर है, कौन सा स्टोरेज सर्वर चलता है, कौन सा वर्जन है कुबरनेटी का, कितना जी, डिप्लॉयमेंट चल रहा है उसके अंदर, डिप्लॉयमेंट कौन करता है। और भी क्लैरिटी, काफ़ी क्लैरिटी देनी पड़ती है आपको, ये तो बेसिक एक्सपीरियंस है अगर दैट मीन्स आपको। ओके सर। इसमें मैंने देखा कि मास्टर नोड है, 3 मास्टर नोड है सर। अभी फिलहाल तो एक ही एजी 1 का मिला है मेरे को एक्सेस। तो हम्म। उसमें 3 मास्टर नोड है, और इसमें 6 वर्कर नोड्स है सर इसमें। तो ओके। इस हाँ, 6 वर्कर नोड्स हैं लेकिन इसमें यह है कि सर इनका आईपी चेंज होता रहता है, यानी कि ये फिक्स नहीं है सर। यानी कि सो दिस इज ऐसे पॉड क्लस्टर या जस्ट जनरल डमी क्लस्टर है प्रैक्टिस के लिए, कोई नहीं, इंटरनल? पॉड क्लस्टर मतलब इनका ये है कि जब हम कई बार क्या होता है कि आईपी से ही एक्सेस कर सकते हैं, डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं है इसमें सर। जैसे अगर हम क्लस्टर की बात करें तो सर ये पता नहीं कैसे कर रखा है इन्होंने। और अभी तो हम्म। हालांकि ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया, ज़्यादा ठीक है। इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। नाउ लेट मी एक्सप्लेन माय एक्सपीरियंस। ये मेरा एक्सपीरियंस है या ये बेसिकली कॉमन इन्वायरमेंट रहता है हर कंपनी के अंदर, ठीक है? कुबरनेटी जब भी एक्सपीरियंस को यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, तो यस, मेरी इंडस्ट्री में सर कम से कम एटलीस्ट वी हैव 2 क्लस्टर। हर एक कंपनी में कम से कम 2 क्लस्टर तो होते ही हैं, जिसको बोलते हैं टेस्ट इन्वायरमेंट क्लस्टर, और एक होता है प्रोड इन्वायरमेंट, ठीक है? हालांकि मैंने जहाँ भी काम किया हुआ वहाँ पर डेव भी क्लस्टर था एक्चुअल में, राइट। डेव क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहता, यानी टेस्ट क्लस्टर जो होता है और प्रोड जो होता है एक्चुअल में, जनरली जितने नंबर ऑफ नोड्स, कॉन्फ़िगरेशंस जो प्रोड में होता है ना, वी कॉन्फ़िगर सिमिलरली टेस्ट, राइट। बट डेब में ऐसा नहीं होता। ओके। डेब में कुछ भी डाउन टाइम आता है तो वी कैन टॉलरेट, क्योंकि वहाँ कोई डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो,
वो और लाइव भी नहीं है, तो डेवलपर दे कैन टॉलरेट। पर टेस्ट इन्वायरमेंट को और प्रोड इन्वायरमेंट को हमें लाइव रखना पड़ता है। ठीक है। टेस्ट इन्वायरमेंट डाउन जाएगा तो जो भी नए रिलीज आना होता है डेली, जो भी नई नई टेस्टिंग्स हो रही होती है एक्चुअल में, वो उसमें डिले होगा। जब टेस्टिंग ही डन नहीं हो पाएगी तो आगे प्रोड में डेफिनेटली वो रिलीज अनाउंस नहीं हो पाएगा। ठीक है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट हमारे क्लाइंट के लिए वो लाइव इन्वायरमेंट नहीं है, बट इंटरनल हमारी कंपनी के लिए काफ़ी क्रिटिकल इन्वायरमेंट है वो। ठीक है, जिसके बारे में काफ़ी टेक केयर करना पड़ता है हम लोग को। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया, एक क्लस्टर था हमारा ऑन प्रेमिसिस ऑन VMware। ठीक है। और एक क्लस्टर था क्लाउड के ऊपर। क्लाउड में कुबरनेटी हमारा EKS फॉर्म में था। अमेजन की एक सर्विस है EKS, जिसको बोलते हैं पैस कुबरनेटी। राइट। कुबरनेटी के दो फॉर्म होते हैं, एक तो यूजर मैनेज्ड, एक क्लाउड मैनेज्ड। ऑन प्रीमिसेस का मतलब है कुबरनेटी इंस्टॉलेशंस, मेंटेनेंस, एंड टू एंड यू आर कंट्रोलिंग। क्लाउड मैनेज कुबरनेटी का मतलब होता है कि जिसमें इंस्टॉलेशंस ये सब करना नहीं पड़ता हम लोग को। रेडी टू यूज मिलता है क्लस्टर, बस डेली उसमें डिप्लॉयमेंट करो, यूजर को एक्सेस दो, मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट करो, वॉल्यूम मैप करो। काफ़ी कुछ काम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से बच जाता है। जैसे लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करना, उसमें कुबरनेटी डालना, वर्कर नोड डालना वगैरह, ये सब नहीं करना पड़ता हम लोग को। ओके। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक तो ऑन प्रेमिसेस कुबरनेटी का रहा एक्चुअल में, और एक रहा EKS का। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जैसा मुझे याद है एक्चुअल में, टेस्ट क्लस्टर में 3 मास्टर नोड थे। ठीक है। और 22 वर्कर नोड थे एक्चुअल में। राइट। सेम prod में क्या था, prod में भी 3 मास्टर नोड थे और अराउंड 22 वर्कर नोड थे। डैब में एक्चुअल में मास्टर नोड 3 नहीं थे हमारे पास, क्योंकि डैब में ज़्यादा अवेलेबिलिटी की ऐसी डिमांड नहीं थी कुछ। ठीक है। तो एक मास्टर नोड था और अराउंड 8 वर्कर नोड थे। ठीक है। ये डैब क्लस्टर को ना हमने जनरली लर्निंग पर्पस के लिए सेटअप कर रखा था। इंटरनल टीम को ट्रेनिंग देना है, कुछ भी उनको समझाना एक्चुअल में। तो डेव हमारा एक डमी क्लस्टर था, इस पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं था लाइव। मतलब कंपनी के लिए कोई कुछ इसकी जो आउटेज थी ना, वो मैटर नहीं करती थी। ठीक है, सिर्फ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव इसको हम यूज करते थे। जबकि टेस्ट में रेगुलरली जितने डेवलपर्स थे हम लोगों के, जो भी एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट हो रहे थे एक्चुअल में, सो दे आर डिप्लॉइंग इन द टेस्ट क्लस्टर, और उसका बाद में फाइनल जो चेंज होता था एक्चुअल में, वो prod में जाता था। ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले कितना नंबर ऑफ नोड था क्लस्टर में, उसके बाद स्टोरेज सॉल्यूशन की बात मैं अगर आपसे करूं, तो ऑन प्रेमिसिस जो हमारे पास क्लस्टर था, उसमें क्लस्टर स्टोरेज पे काम करते थे हम लोग। क्लस्टर रेड हैट का एक स्टोरेज है, जो नेस कैटेगरी में आता है। एक नेस स्टोरेज है बेसिकली ये। नेस सैन का मीनिंग आपको मालूम होगा। स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, नेस और सैन। एक ब्लॉक स्टोरेज जिसको बोलते हैं सैन, एक होता है फाइल सिस्टम स्टोरेज जिसको बोलते हैं नेस। ठीक है। तो बैकएंड स्टोरेज जितने भी पॉड वी आर डिप्लॉइंग, जितने पॉड हम डिप्लॉय करते थे एक्चुअल में, उसका परसिस्टेंट वॉल्यूम जो था ना, वो क्लस्टर से इंटीग्रेट कर रखा था हम लोगों ने। ठीक है। वो क्वेश्चंस आगे मैं पूछूंगा, क्लस्टर को कैसे इंटीग्रेट कर रखा था, व्हाट अबाउट स्टोरेज क्लास, पीवी क्या होता है, पीबीसी क्या होता है। तो वो क्वेश्चंस आते हैं वॉल्यूम चैप्टर में से एक्चुअल में। ठीक है। इस सीरीज को भी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे इसको भी। ठीक है। तो अभी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इंटरनल जो मेरा एक्सपीरियंस है पहले, फिर चैप्टर 1 में से क्या क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर 2 में से क्या क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आगे मूव करेंगे हम लोग। क्लस्टर स्टोरेज था। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं मैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेजन का जो नेटिव होता है स्टोरेज सर्वर, EFS और EVS। यानी EFS था नेस, EFS था नेस स्टोरेज, और EVS था सैन स्टोरेज।
ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि स्टोरेज सॉल्यूशंस जो हमारा ईकेएस में चल रहा था एक्चुअल में, वो ईएफएस को भी हमने यूज़ कर रखा था, और हमने ब्लॉक स्टोरेज के लिए सैन में ईवीएस को यूज़ कर रखा था। ठीक है। ऑन प्रेमिसेस में हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो नेस स्टोरेज था एक्चुअल में, और नेस स्टोरेज में हम लोग ग्लस्टर को यूज़ करते थे फॉर द परसिस्टेंट वॉल्यूम। राइट। बट अबाउट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की बात करूं मैं तो ऑन प्रेमिसेस में कैलको नेटवर्क ही एक पॉसिबिलिटी होती है इन कुबरनेटी। सीएनआई बोलते हैं इसको हम लोग। कंटेनर्स को आईपी कौन देगा? सो वी ऑलवेज प्रीफर्ड कैलको फॉर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। राइट। जब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर तो आपको मालूम होगा कैलको सॉल्यूशन फिट नहीं है फिर। अमेजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना, उसके पास अपना सीएनआई होता है एक्चुअल में, जिसको बोलते हैं बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की सर्विस अमेजन बाय डिफॉल्ट आपको देता है। तो वहाँ फिर हमको कैलको की नीड नहीं है एक्चुअल में सेपरेटली। दे प्रोवाइड बीपीसी, जो अमेजन का नेटिव सीएनआई सॉल्यूशन है एक्चुअल में। राइट। देन डिप्लॉयमेंट टेक्निक में जनरली आप सिंपल बोलो कि डेली ऑपरेशन में तो जो काम होना होता है वो तो हम क्यूब सीटीएल से कंटेनर चेक करना, वॉल्यूम बना के देना। ठीक है। बट जनरली डिप्लॉयमेंट जितनी भी कंपनी करती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पहले और आप लोग का भी जो एक्सपीरियंस होगा ना, हमेशा आपको बताना है कि क्यूबरनेटी में डिप्लॉयमेंट मेथड हमने यूज़ किया था हेल्म। राइट। सर वी हैव वन रेपोजिटरी सर्वर, हमारे पास एक रेपोजिटरी सर्वर है, और उस रेपोजिटरी सर्वर्स में हेल्म रेपोजिटरीज प्लेस्ड हैं। राइट। तो जितने डिप्लॉयमेंट्स होते हैं उसका हेल्म चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। मैनुअली डिप्लॉयमेंट नहीं करते हम लोग। मैनुअल डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितनी मैनिफेस्ट होती हैं डिप्लॉयमेंट और यामल, सर्विस की यामल, इनग्रेस की रूल्स, कोटा लिमिट, पॉड शेड्यूलिंग के रूल्स, तो वो सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है आप लोग को। हेल्म कहता है कि आई एम पैकेज मैनेजर, पूरा एक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन एक सिंगल पैकेज पैक कर दो और इजीली यू कैन डिप्लॉय इट। तो डिप्लॉयमेंट मेथड में सर हम वी यूज हेल्म रेपोजिटरी, हेल्म चार्ट्स है हमारे पास, जनरली उसको हम डिप्लॉय करते हैं। और उसको डिप्लॉय करने के लिए भी हमने क्या कर रखा है, जेनकिंस के थ्रू हमने जॉब को राइट किया हुआ है। वी डू नॉट ट्रिगर हेल्म मैनुअली। हेल्म का जो डिप्लॉयमेंट होता है, हेल्म का जो चार्ट है ना, उसको भी प्ले करने के लिए वी एग्जीक्यूट वाया जेनकिंस जॉब्स। जेनकिंस के थ्रू हम उसको रन करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। तो जेनकिंस इंटीग्रेशन कर रखा है हमने क्यूबरनेटी से, और जिसके थ्रू डिप्लॉयमेंट्स नेम स्पेस में होना स्टार्ट हो जाता है। राइट। सो दिस इज डिप्लॉयमेंट। डेली एक्टिविटी में डेली एक्टिविटी में सर कभी कोई पॉड रीस्टार्ट होता है तो उसका रूट रूट कोच निकालना पड़ता है। वी हैव सम कमांड्स, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब, पॉड पॉड का नाम, क्यूब सीटीएल गेट इवेंट्स। ये कुछ हमारे पास कमांड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पॉड रीस्टार्ट क्यों हुआ, पॉड पेंडिंग स्टेट में क्यों जा रहा है। ठीक है। कभी किसी पॉड को स्पेस देना है एक्चुअल में, उसका स्टोरेज से एक्सपेंड करवाना है। तो ये मिनिमल एक्टिविटी हम डेली परफॉर्म करते रहते हैं। राइट ना? भैया पूछे आपको बनाना है। हाँ भैया हाँ। ओके। तो ये आपने बता दिया उसको कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कॉन्फ़िगरेशंस के क्लस्टर कॉन्फ़िगर हैं, उसमें ऐसे ऐसे हमारे पास स्टोरेज सर्वर चल रहे हैं एक्चुअल में। नेटवर्किंग सॉल्यूशंस ये है हमारा, डिप्लॉयमेंट टेक्निक है हेल्म, और इंटीग्रेशन कर रखा है जेनकिंस से। ये प्रैक्टिस हर कंपनी में होती है एक्चुअल में। ठीक है। अब यहाँ से आगे डायरेक्टली दे जंप इनटू दी टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके। सो प्लीज ब्रीफ द क्यूबरनेटी आर्किटेक्चर। ओके। दे हैव लिसन अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ से उनको आइडिया हो जाता है कि ठीक है इसने पहले काम किया हुआ है। अब वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछना आगे स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले नॉर्मल बात आती है कि क्यूबरनेटी का जो आर्किटेक्चर है उसको ब्रीफ करो। ये क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, आजकल कोई पूछता नहीं है, बट हो सकता है बेसिक इंटरव्यू में ये बात आपसे पूछी जाए कि क्यूबरनेटी का जो आर्किटेक्चर है एक्चुअल में, वो ब्रीफ करके बताओ। आर्किटेक्चर में एंड टू एंड ही वांट टू नो what is control plane, what is worker node, what are the service of control plane, what are the service of worker nodes, right? What is the ingress controllers, what is the metal LV, what is the CNI?
तो पूरा आर्किटेक्चर एक्चुअल में वो आपसे ब्रीफ करना चाहता है, हर एक टर्म्स को आपको एक थियोरेटिकली एक लाइन बोलना पड़ता है, सिंगल सिंगल लाइन का डेफिनेशन आपको देना पड़ता है। तो एक वहां से बंदा माइक अनम्यूट कर सकता है अभी, और नाउ यू कैन ब्रीफ द आर्किटेक्चर ऑफ क्यूबरनेटी, हाउ यू विल एक्सप्लेन क्यूबरनेटी आर्किटेक्चर। होपफुली ट्रेनिंग में आपने पढ़ा भी है कि क्यूबरनेटी में ये सर्विसेज क्या होती हैं, आर्किटेक्चर कैसे काम करता है पूरा, बट कंटिन्यूस 5 मिनट आपको बोलना है एटलीस्ट यार, वहां से कॉन्फिडेंस दिखता है आपके फेस के ऊपर। आप एक सिंगल लाइन बोल के बंद कर देते हो तो वो गलत है। एनीवन? यस फैजल, आप बोलो। सर हमारे पास जैसे अभी आपने हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्कर नोड और मास्टर नोड दो तरह की चीज़ें होती हैं। जो जो हमारा मास्टर नोड होता है एज एन कंट्रोल प्लेन, वो सॉरी सर थोड़ा सी आवाज़ आ रही है ऑफिस में। हाँ, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। मीनवाइल कोई और भी स्टूडेंट बोलना चाहता है? हेलो। यस सीरियन। हाँ सर, कुबरनेटिस एक्चुअली एक क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। हम्म। उसमें मास्टर नोड होते हैं और उसको मैनेज, मतलब मास्टर नोड जो है वो वर्कर नोड को मैनेज करते हैं। हम्म। और मास्टर नोड पे हमारी क्यूब एपीआई, ईटीसीडी, शेड्यूलर और कंट्रोलर चलता है। वर्कर नोड पे क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और डॉकर के इंजन हमारा रन रहता है वहाँ पे। हम्म। और हमारा जो मास्टर है वही हमारा शेड्यूल, मतलब पूरे क्लस्टर का मैनेजमेंट वहाँ से एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमारा मास्टर करता है। हम्म। और सपोज हमें कुछ बाहर से ट्रैफिक को अलाउ करना है तो हमें इसमें इनग्रेस कंट्रोलर या कुछ नोड पोर्ट के थ्रू हम उसको अलाउ कर सकते हैं। हो गया। हाँ, और सब जो क्यूब एपीआई का जो रोल रहता है वो क्यूब एपीआई करता है क्या है कि वो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ट्रेनिंग में जब आप 2 घंटे चैप्टर एटलीस्ट जो आर्किटेक्चर है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, तो 1 से 2 घंटे आपको थ्योरेटिकल बोलना मैंने बताया होगा, तो 10 मिनट भी नहीं बोल पाते हम लोग इसके बारे में। बहुत कुछ बोलना होता है आर्किटेक्चर में। तो सर्विस की डेफिनेशन बताओ, सर्विसेज के रोल बताओ, ये सर्विस का रोल क्या है, सर्विस का रोल क्या है, बैलेंसर का नाम क्या है, कहाँ बैलेंसर आता है, क्यों आता है, सर्विसेज के कौन कौन से नेटवर्क कंसेप्ट हो, तो बहुत कुछ बोल सकते हो आप। बहुत लंबा या डिस्कशन सर हो या। जाता है। हेलो सर मैं बोलूँ? सर, मैं हाँ, फैजल को बोलो तो पहले 1 सेकंड, तब आना मोहित और। सर तो अभी जैसे कि कौन से भाई थे ये, मोहित भाई अभी जो बोल रहे थे, हम्म। तो सर जैसे 4 कंपोनेंट है हमारे, क्यूब एपीआई, क्यूब एटसेड, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोलर। तो ये हमारे सारे की अवेलेबिलिटी है उनकी कंट्रोल प्लेन पे। तो अब जैसे कि हम एक सबसे पहले लेकर चलते हैं क्यूब एपीआई। तो क्यूब एपीआई का बेसिकली काम ये है कि मतलब अल्टीमेट मतलब बहुत मतलब एक तरीके से ये सारे जो जितने भी उस पे इंस्ट्रक्शंस हमारे आते हैं, तो उसको ये लिसन करता है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर जो होते हैं वो हमारे एटसेड में होते हैं। तो हम्म। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसे कौन आगे मतलब प्रोसीड करनी होती हैं, उसको कुछ भी मतलब कोई भी परफॉर्म करना होता है, कोई भी कमांड, जैसे भी हमको क्यूब सीटीएल से रिलेटेड जो भी हमारे कमांड आते हैं वो क्यूब क्यूब एपीआई के थ्रू परफॉर्म होते हैं। बट वो उसका स्टोरेज हमारा एटसेड में रहता है। वो एटसेड एज ए डेटाबेस की तरह काम करता है, मतलब हमारे एपीआई सर्वर के लिए। हम्म। तो और सर क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा एक चीज़ आ गई सर हमारी नेक्स्ट क्यूब शेड्यूलर। क्यूब शेड्यूलर मतलब क्यूब शेड्यूलर भी हम दो चीज़ों में डिफाइन कर सकते हैं, एक मतलब डिफ़ॉल्ट और एक कस्टम। जैसे सपोज हमारा कौन सा कंटेनर, सॉरी कंटेनर नहीं, कोई पॉड वगैरह हमारा कहाँ पे डिप्लॉय होगा, कहाँ पे क्या जाएगा, तो वो क्यूब शेड्यूलर उसका ख्याल रखता है। अब और दूसरी, ये तो डिफ़ॉल्ट में चला गया, मतलब उसी की पूरी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेड्यूलर विल टेक केयर ऑफ इट। अगर हम उसमें जाते हैं कस्टम में, तो कस्टम में फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम मतलब कहाँ पे हम उसको किस नोड पे हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, किस वर्कर नोड पे क्या डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारा डेटाबेस की, सॉरी डेटाबेस कह रहा हूँ, ये मॉनिटरिंग के लिए हमारे जैसे प्रोमीथियस वाली चीज़ हो गई, हम उसका लोकी हो गया और हमारा टेम्पो हो गया, इन सब के लिए हमने एक अलग ही नोट्स डिफाइन कर रखे हैं। तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं उसमें, जैसे सर 10-10 टॉलरेशन वाला पार्ट की इसमें इतना ही वो चीज़ें जाएँ। तो हम्म। ये हम डिफाइन मतलब क्यूब शेड्यूलर में कर चेक इन लेते हैं। रिसीव और शेड्यूल और देन आता सर्विस। और सर मतलब फोर्थ पार्ट आ गया सर कंट्रोलर का। तो सर कंट्रोलर इज़ लाइक
कि उसको जैसे हमारा अ, ठीक है ये। हाँ मैं बता रहा हूँ सर। बोलिए। सर मतलब जैसे क्यूब एपीआई का काम तो ये हो गया हमारा कि वो चीज़ें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब वो सारी कमांड को चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन अब वो हर वक्त नहीं देख सकता, तो कंट्रोलर क्या करता है, मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब हमारा कोई कंटेनर, हमारे सारे पॉर्ट्स ऑफ ओके स्टेट में हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये बार बार चेक करता रहता है और स्टेटस भेजता रहता है, वो हमारा एट साइड में स्टोर करता रहता है डेटाबेस में। तो क्यूब कंट्रोलर का काम ये है कि वो सारी चीज़ें बराबर चेक करता रहे कि सब कुछ एवरीथिंग इज ओके और नॉट। सो इस तरीके से मतलब चीज़ें चलती हैं सर। मतलब अगर सर ओके। कहीं थोड़ा सा। हाँ कोई नहीं, जितना बोला ठीक बोला है आपने। बाकी और ठीक भी है। ऐड करो इसके अंदर आप, इसके जी। अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज का। ओके, यू हैव एक्सप्लेन सर्विस क्या करती है एक्चुअल मास्टर नोड वाला, ठीक है। अब जी। मास्टर नोड की सर्विस के अलावा भी सर्विसेज होती हैं इसके अंदर, जैसे व्हाट इज द लाइक कैलिको सीएनआई होता है, कोर डीएनएस होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में दो। इनग्रेस होता है इसके अंदर, मेटल एलवी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जी सर। वो भी आर्किटेक्चर में आता है एक्चुअल में। जी जी सर, अब जैसे हम जो कोड डीएनएस वाला एक तो सब पार्ट आ जाता है हमारा, कि मतलब जैसे कि आपने बताया था कि हम जो डीएनएस भी डिफाइन करते हैं उसके हिसाब से हम डायरेक्ट सर्विसेज को पिंग करा लेते हैं, मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बेसिकली आईपी के अकॉर्डिंग ही पिंग कराएं। तो इसमें हमारे पास एक कोड डीएनएस सर्विस होती है, इसकी खुद की एक अपनी ठीक सर्विस है, है मैं इसको एक कुबरनेटिस बार की। 10 मिनट के अंदर कैसे आपको इंटरव्यू में 5 मिनट के अंदर आपको ना चीज़ों को ज़्यादा घुमाना भी नहीं होता है, और 1 to 1 लाइन आंसर देना होता है एक्चुअल में ना। सर 5 मिनट में बताऊँ हाँ बोलो आप जल्दी जल्दी। बेसिकली अगर मैं कुबरनेट को बेसिक से स्टार्ट करूँ तो कुबरनेट बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। हम्म दिस इज द मैनेजमेंट एंड ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन टूल टू मैनेज द कंटेनर। कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए एक ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन टूल आया। तो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या करता है कि आपके कंटेनर लाइफ साइकिल में मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, शेड्यूलिंग, राइट, ये सारी चीजें करके देता है। अगर मैं कुबरनेट की एडवांटेज की बात करूं कि कुबरनेट टेक्नोलॉजी से क्या एडवांटेज हुए, तो बेसिकली आपकी कंटेनर की लाइफ साइकिल को आपने सेंट्रलाइज किया। आप कोई भी कंटेनर के फेलोवर हाई अवेलेबिलिटी रख रहे हो कि अगर कोई भी कंटेनर किसी वर्कर नोड पे डाउन जा रहा है तो कुबरनेट इज प्रोवाइडिंग द हाई अवेलेबिलिटी फेलोवर। रिसोर्स की शेड्यूलिंग कर रहा है, राइट, कि आपका कौन सा पॉड कितना रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कौन से वर्कर नोड पर जाएगा, राइट। हम्म आपके पास रोलिंग अपडेट स्ट्रेटेजी इसके अंदर है कि अगर कोई भी मैं मेरे पॉड को मुझे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको वर्जन अपग्रेड करना है तो आप एक रोलिंग अपडेट स्ट्रेटेजी इसमें यूज कर सकते हो। इसमें स्केलेबिलिटी ज्यादा थी कि आप रेप्लिकास अप एंड डाउन कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली कुबरनेट में एक एडवांटेज फीचर आया। अगर मैं कुबरनेट मास्टर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें बेसिकली 4 सर्विसेज जो काम कर रही थी, क्यूब एपीआई, ईटीसीडी, शेड्यूलर और कंट्रोलर। एपीआई बेसिकली क्या करता है कि आपका कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसको जस्ट वैलिडेट कर रहे हैं कि यू आर कमिंग फ्रॉम ऑथराइज चैनल। अगर मैं ईटीसीडी, बेसिकली इंटरव्यू में जनरली पूछते हैं कि ईटीसीडी क्या करता है, तो ईटीसीडी बेसिकली एक डेटाबेस है क्लस्टर का जो कि वैल्यू स्टोर करता है। जो भी आप अपना पॉड्स का जो यामल आप रन कर रहे हो उसकी की और वैल्यू को स्टोर करके रखता है ईटीसीडी में। शेड्यूलर ईटीसीडी बेसिकली ईटीसीडी डिपेंड है एपीआई के ऊपर, या एपीआई डिपेंड है ईटीसीडी के ऊपर? एपीआई डिपेंड है सर एटीसीडी के ऊपर। एटीसीडी तो जस्ट एक क्लस्टर डेटाबेस है कि जैसे मैंने कोई भी एनजिनिक्स का कंटेनर बनाया उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यामल की वैल्यू है वो आपके। एपीआई अगर एपीआई इज नॉट वर्किंग और ईटीसीडी इज रनिंग फाइन, तो क्लाइंट दे गेट एक्नॉलेज और नॉट? एपीआई अगर सर आपका एपीआई डाउन है और ईटीसीडी काम कर रहा है तो आपका जो एग्जिस्टिंग पॉड है वो तो काम करेगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट अगर आप कोई भी उसमें चेक करना चाहते हो या कोई भी एक नया पॉड बनाना चाहते हो तो वो नहीं बन पाएगा क्योंकि आपका एपीआई सर्वर डाउन है। ठीक है, आगे बोलो फिर। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेड्यूलर, जैसे मेरे को नाम से पता है कि कुबरनेट में खुद में इंटेलिजेंसी है कि यू आर आस्किंग अ 5 MB रैम और 10 GB स्टोरेज, तो आई विल शेड्यूल अकॉर्डिंग माई अकॉर्डिंग कुबरनेट इंटेलिजेंसी, तो दैट इज द वर्क शेड्यूलर। कंट्रोलर अब आपका क्या किसी कर रहा है। मोमेंट में अगर शेड्यूलिंग सर्विस काम नहीं कर रहा है, तो क्लस्टर में क्या इम्पैक्ट होगा? शेड्यूलर अगर काम नहीं कर रहा है तो uh, तो जैसे आपने अगर सर शेड्यूलर काम नहीं कर रहा है तो
आपने कोई भी पॉड बनाया, तो आपने अगर आपने सर उसमें मैनुअल डेफिनेशन दे रखी है अमल में कि ये वर्कर बन पे जाएगा तो इट्स ओके। अगर वो नहीं हम्म दे रखा है तो फिर आप कुबरनेट पर डिपेंडेंट हो। अगर आपने कस्टम डेफिनेशन दे रखी है कि इम्पैक्ट, आई क्लस्टर का इम्पैक्ट क्या है? सिंगल लाइन का आंसर दो, घुमाओ मत बातों को इतना। शेड्यूलिंग सर्विस अगर काम नहीं करता है प्रोडक्शन में, इफ इट इज नॉट वर्किंग एट द टाइम, तो तो आई एम रनिंग नॉट एप्ली एबल टू पोजिशन टू डिप्लॉय द पोड इफ आई एम नॉट फॉलोइंग द कस्टम डेफिनेशन, लाइक कि मैं उसमें वर्कर बनो, वर्कर टू एफिनिटी एंटी एफिनिटी या टेंट टॉलरेशन कुछ नहीं डाल के हाँ, चल रहा इसका हूँ। आंसर एक्चुअल में ये होना चाहिए कि हम लोग नया डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। अगर नया करेक्ट। डिप्लॉयमेंट करना है तो हमारे पास शेड्यूलिंग का एक रूल होता है, नोड नेम बेस्ड शेड्यूलिंग। करेक्ट। ठीक है, तो नोड नेम बेस्ड शेड्यूलिंग ही काम करेगा। बाकी टेन टेन टॉलरेशन, एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, और एक होता है नोड लेवल एंड सेलेक्टर, दे विल नॉट वर्क विदाउट विदाउट शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग सर्विस। सर्विस। वेरी करेक्ट सर। हाँ, तो अब आगे बेसिक बोलो। बेसिकली, और आपका कंट्रोलर क्या कर रहा है कि आपके वर्कर नोड के और मास्टर के नोड के बीच में एक एपीआई इंस्ट्रक्शंस को, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, राइट। अगर मैं अब इस टेक्नोलॉजी में आगे बात करूं, कुबरनेट के बाद डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी आती है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय द पॉड्स। तो डिप्लॉयमेंट में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मेजरली। हम आगे जा रहे हैं अभी, तो आर्किटेक्चर को पहले करते हैं कंक्लूड। इसको मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि जिसको प्रॉपर इसका आंसर नहीं मिलेगा वो आगे आंसर नहीं दे पाएगा, है ना? तो इंटरव्यू का फिर बेनिफिट नहीं है कि मुझे आगे क्या बोलना है फाइनली। तो आर्किटेक्चर में जनरली आपको 2 से 4 मिनट ही बोलना होता है, इनफ होता है उसके अंदर। आर्किटेक्चर में बेसिकली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि किबरनेटी में दो टर्म्स होते हैं, एक तो कंट्रोल प्लेन, एक डेटा प्लेन। ठीक है, कंट्रोल प्लेन को बोलते हैं मास्टर नोड और डेटा प्लेन को बोलते हैं वर्कर नोड, राइट? कंट्रोल प्लेन में दे आर लाइक मल्टीपल सर्विसेज, एपीआई, scheduler, etcd, controllers, right? So there are four services basically which are running over the master node, and majorly three services which are running over the worker node. If you want to know worker node service name, तो we required at least runtime plugin, जिसमें से we have cryo और container d। दीज आर दी टू रन टाइम्स जो हम आजकल यूज करते हैं आईटी में। क्रायो के साथ में और कंटेनर डी के साथ में हमको चाहिए क्यूबलेट। क्यों चाहिए आगे बताने वाला हूँ। और एक सर्विस और कॉन्फ़िगर होती है प्रॉक्सी सर्विस, जिसको बोलते हैं क्यूब प्रॉक्सी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रीफ। आपको चीज़ें फैलाना नहीं है, प्रॉपर बोलना है। पहले सर्विस के नाम यू हैव लाइक, सर्विस का नाम बता दिया आपने। अब आपको बताना है कि सर्विस के रोल क्या है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्विस रोल सर। एपीआई, दिस इज द लिसनर ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं मास्टर नोड को, तो मास्टर नोड की इंस्ट्रक्शंस को वैलिडेट करना, इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना, उसका ऑथराइजेशन चेक करना। ठीक है, तो एपीआई डज दी वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ कमांड, इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ठीक है, बट एपीआई वैलिडेशन करता कहाँ से है? तो एपीआई का जो टोटल माइंड है ना, टोटल जो इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली इट रिटन इन दी ईटीसीडी। एपीआई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईटीसीडी में रिटन रहती है। तो एपीआई कोई भी क्वेरी गेट करता है और कोई भी क्वेरी राइट करता है ना, तो इसमें ईटीसीडी यूज करता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। इफ ईटीसीडी नॉट रनिंग, एपीआई का कोई मतलब नहीं है फिर। एपीआई कैन नॉट एक्नॉलेज, कैन नॉट लिसन एनी इंफॉर्मेशन विदाउट ईटीसीडी। ठीक है, देन देन यू कैन मूव फर्दर अबाउट दी दो सर्विस आपकी और बची हुई हैं, एक तो क्यूब कंट्रोलर और एक क्यूब शेड्यूलर। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यूब शेड्यूलर। नाम इसका क्या है? शेड्यूलर। दैट मीन्स एपीआई के पास जब भी कोई डिप्लॉयमेंट आता है, तो एपीआई को ये डिसीजन, एपीआई को बताना कि ये पॉड किस नोड पर चलेगा, इसके लिए एपीआई शेड्यूलर की हेल्प लेता है एक्चुअल में। शेड्यूलर इट हेल्प फॉर नोड प्लेसमेंट। पॉड किस नोड पे चलेगा ये हेल्प कौन करता है? क्यूब शेड्यूलर करता है बेसिकली। अब चलने के बाद जो रनिंग स्टेट है, डिजायर्ड स्टेट से मैच रखना। जैसे आपने बोला कि वी डिप्लॉयड 4 कंटेनर, 4 में से 3 चल रहे हैं, एक डाउन चला गया, तो इस गैप को एपीआई को अपडेट करना, रनिंग स्टेट को डिजायर्ड स्टेट से कंटिन्यूअस मैच करना, और उसके गैप को एपीआई को अपडेट करना। एपीआई ये डिप्लॉयमेंट था और इसमें कुछ इम्पैक्ट आ गया है, ये डाउन चला गया है। देन एपीआई टेक द डिसीजन कि यार ये डिप्लॉयमेंट किसका था, अब इसके रिप्लेस में एक नया पॉड बना के देना है मुझे। तो पॉड क्रिएट करना है, डिलीट करना, ये काम करता है एपीआई।
ये नहीं करता क्यूब कंट्रोलर्स। क्यूब कंट्रोल कहता है कि बस मेरा काम क्या है, रनिंग स्टेट को डिजायर्ड स्टेट से मैच करना और उसकी करंट स्टैटिक्स एपीआई को देना कि ये इसमें अप डाउन चल रहा है एक्चुअल में। राइट। सर एपीआई की कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब वर्कर नोड पे जाती है तो सबसे पहले क्यूबुलेट इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एपीआई। ठीक है। देन क्यूबुलेट इट पास इंस्ट्रक्शंस टू रन टाइम, जिसमें वी हैव इधर कंटेनर डी और क्रायो। ठीक है। देन एक पॉड क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉक्सी की पिक्चर बाद में आती है, अभी सीधा बोलो प्रॉक्सी का पिक्चर अभी नहीं है। जब कंटेनर्स को नेटवर्क लेवल पर भी एक्सपोज्ड, वी एक्सेस, तो देन प्रॉक्सी विल कम इन द पिक्चर। ठीक है। तो सर्विस का इंट्रोडक्शन यू हैव कंप्लीटेड। राइट नाउ अब बोलो कि अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज हमारे पास कुछ सर्विस और होती है, जैसे कुबरनेटिस में एक सर्विस है कोर डीएनएस। राइट। तो आप बता सकते हो सिंगल लाइन में कि इंटरनल दो माइक्रो सर्विस के बीच में जब हम कम्युनिकेट कराते हैं ना, तो दो सर्विस एक दूसरे को नाम से एक्सेस कर पाए, एक माइक्रो सर्विस दूसरी माइक्रो सर्विस को नाम से डिस्कवर कर पाए, तो कोर डीएनएस बेसिकली नेम रिजोल्यूशन में काम आता है। ठीक है। जैसे क्यूबरनेटी पता है इस बात का मीनिंग वो समझ जाता है, जैसे क्यूबरनेटी नहीं पता तो वो कोर डीएनएस का रोल नहीं समझेगा एक्चुअल में। तो इंटरव्यूअर को पता है, ऐसा मानना है आपको। कोर डीएनएस के बारे में बोल दिया आपने। देन व्हाट अबाउट सीएनआई टेक्नोलॉजी? तो सीधा बोलो कि जो पॉड को आईपी मिलता है उसके लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर वन सीएनआई। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है कैलको का। सो कैलको इज द नेटवर्क कंपोनेंट जो हमारे कंट्री एस की आईपी को मैनेज करता है एक्चुअल में। ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम इन द आर्किटेक्चर फॉर द मॉनिटरिंग वी यूज प्रोमेथियस। राइट। प्रोमेथियस से हम क्या करते हैं, रिसोर्स मॉनिटरिंग करते रहते हैं एक्चुअल में, किस नोड का यूटिलाइजेशन किस पॉड का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, वो प्रोमेथियस से भी एक्चुअल में मॉनिटरिंग करके उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। देन मेजरली दो टर्म्स और होते हैं कंपनी के अंदर, एक होता है इनग्रेस कंट्रोलर। ठीक है। तो आप सिंपल बात बोलो कि किसी भी माइक्रो सर्विस को एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपोज करना है तो मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चाहिए, तो जिसके लिए हम यूज करते हैं इनग्रेस कंट्रोलर। दिस इज द एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर। ठीक है। जिसको हम कुबरनेटी क्लस्टर में रन करके रखते हैं। तो हमारे इस क्लस्टर में एटलीस्ट वी रिजर्व टू नोड। हमारी जो नोड की कैपेसिटी है उसमें दो नोड ऐसे होते हैं एक्चुअल में सेपरेटली, जिसमें इनग्रेस कंट्रोलर्स को हम स्पिन करते हैं, जो हमारे एचटीटीपी ट्रैफिक को एक्सपोज करता है। कोई भी वेब एप्लीकेशन जिसको मुझे बाहर एक्सपोज करना है तो वी एक्सपोज बाया एचटीटीपी यानी इनग्रेस कंट्रोलर। राइट। एक सर्विस और होती है मेटल एलवी। मेटल एलवी दिस इज आल्सो बैलेंसर, बट ये नेटवर्क लेवल लोड बैलेंसर है। बैलेंसर दो टाइप के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन बैलेंसर, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर। दोनों में क्या डिफरेंस है एक लाइन में बता दूं मैं आपको अभी। जैसे मेरी वेब सर्विस है HTTP, तो इनग्रेस कंट्रोलर ओनली अंडरस्टैंड HTTP ट्रैफिक। बट जैसे मेरा माई सिक्वल है, मेरा SSH है, SMTP है, सो दे वर्क्स ऑन TCP IP। इसमें HTTP काम नहीं करेगा। तो TCP IP सर्विस को एक्सपोज करने के लिए वी यूज मेटल एलवी। राइट ना। अब मेटल एलवी ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन है बस, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको यूज नहीं करते हम लोग। क्लाउड कंप्यूटिंग में तो क्या रहता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर हर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर हमको देता है। जैसे अमेजन का भी आता है अपना NLV। राइट ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं मेटल एलवी यूज करता था, ऐसा बोलोगे आप लोग तो वो समझ जाएगा बंदा, लाइक ये इसको एक्सपीरियंस इसका मतलब नहीं है। मेटल एलवी बेसिकली ऑन प्रीमिसेस कंपनी यूज करती है जिनके पास नेटवर्क लोड बैलेंसर अवेलेबल नहीं है फिजिकली, दे डोंट हैव डिवाइस ऑफ NLV। सो फिजिकल हार्डवेयर परचेस ना करके दे कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर फॉर्म में NLV सेटअप कर लेते हैं वाया मेटल एलवी। ओके। सो इन द नेटवर्क आर्किटेक्चर यू हैव ब्रीफ मास्टर नोड क्या होता है, वर्कर नोड्स क्या होते हैं एक्चुअल में, सर्विसेज के मतलब क्या क्या होते हैं, बैलेंसर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, CNI हम कौन सा यूज़ करते हैं एक्चुअल में, ये आप ब्रीफ कर चुके हो। राइट। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन आता है कि in your company, as you mentioned, you have three master node. So what is the reason why only you take three node?
इसका नंबर आपने ऑड नंबर क्यों लिया? आपने दो मास्टर नोड क्यों नहीं लिया? जब अवेलेबिलिटी की बात ही थी, एक डाउन चला गया तो एक काम करता रहेगा, तो आप दो नोड आप लेते, चार नोड आप ले लेते। एक्चुअल में आपने तीन नोड ही क्यों लिया? यहाँ से आगे फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने ये। इसका आंसर आप क्या दोगे? सर वो कोरम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इसलिए हमें ऑड में ही देना पड़ेगा मास्टर क्वेरम, नोड। हाँ क्वेरम, क्वेरम जो प्रिंसिपल है क्वेरम का, वो क्या कहता है तो बताओ एक बार, थोड़ा सा डीपली बताओ सब लोग के लिए। सर वो फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, बट ऐसा है कि जैसे कुछ जैसे वोटिंग होता है तो सपोज एक नोट डाउन चला गया, तो ऐसा नहीं हो कि दोनों के पास सेम वोटिंग, मतलब इलेक्शन में ऐसा ना हो कि दोनों पार्टी सेम रह जाए, ऐसा कुछ क्योरम, कॉन्सेप्ट। क्योरम को यूज ही क्यों किया गया? जब अवेलेबिलिटी की बात थी, तो दो एपीआई सर्वर होते मेरे पास, ऊपर इसके ऊपर मास्टर नोड होता, सॉरी ऊपर इसके बैलेंसर होता एक, तो वर्कर नोड बैलेंसर से बात करता, और बैलेंसर मेरे एपीआई किसी एक एपीआई से बात कर लेता। एक डाउन चला गया, दूसरा एपीआई है मेरे पास, तो मुझे इसमें क्वेरम इम्प्लीमेंट ही करना पड़ा। क्योंकि सर नेटवर्क पार्टीशन का टाइम है क्या, दो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे राइट, तो दोनों एज ए राइट मास्टर काम करने लगेंगे, इसीलिए राइट तो ऑड में प्रॉब्लम क्या रखे। है, दो अलग हो जाएंगे तो? प्रॉब्लम किसको है? दो एपीआई को दो प्रॉब्लम है कि किसको प्रॉब्लम एपीआई को होती है? एपीआई को नहीं प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगी, गलत दो नहीं, एपीआई हो एपीआई जाएंगे प्रॉब्लम नहीं इंडिपेंडेंट, है। दो एपीआई। नहीं 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 नहीं, क्वेरम इम्प्लीमेंट करना ही क्यों पड़ा? एक तो क्यूबरनेटी में ये हमको मालूम नहीं होता है। एक्टिव एक्टिव क्लस्टर बन जाता था आराम से, तीन मास्टर नोड बना लो अलग अलग, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इसमें क्वेरम ही इंप्लीमेंट क्यों हुआ? ऐसी कौन सी सर्विस है इसके अंदर जिससे क्वेरम की नीड है? इसको क्वेरम इंप्लीमेंट करना मजबूरी होती है हम लोगों की, ऐसे थोड़ी होता है कि चलो पुराना कंसेप्ट है यूज कर लेते हैं। सीटी सीडी के लिए होगा सर, क्योंकि हाँ डेटाबेस तो राइट, अब आपने सिंगल बात ठीक रहेगा नहीं। बोली है। आप समझ, मैं समझाता हूँ एक सेकंड में आप लोग को कि रीजन क्या था इसके पीछे। देखो, मार्केट में क्या होता है, सर्विस दो टाइप की आती हैं, राइट? एक सर्विस होती है जो एक्टिव एक्टिव मोड में चल सकती है, जैसे जैसे एक वेब सर्वर है मेरे पास, दूसरा वेब सर्वर है, तीसरा वेब सर्वर है मेरे पास, जिसमें HTTP नाम की सर्विस कॉन्फ़िगर है, ठीक है? इसको क्वेरम, क्वेरम क्या होता है मैटर नहीं करता इसके लिए, क्योंकि ये कहता क्या है कि यार एक बैलेंसर होगा, ट्रैफिक कहीं भी चला जाए, ट्रैफिक कहीं भी जाए, मुझे ट्रैफिक को इंटरटेन करके देना है बस। तो तीनों को एक्टिव एक्टिव मोड में रख सकते हैं हम लोग, राइट? तीनों एक बार में रेस्पॉन्स कर सकते हैं, कोई डेटा करप्ट की चांस ही नहीं एक्चुअल में। लेकिन जो सर्विसेज डेटा राइट करती हैं, जैसे माई सिक्वल है सपोज करना, अब माई सिक्वल का सपोज वी आर क्रिएटिंग टू नोड क्लस्टर, ठीक है? टू नोड क्लस्टर मैंने रेडी कर दिया माई सिक्वल का। दिस इज द स्टोरेज, जहां दोनों को, एक डिस्क है जो दोनों में माउंटेड है, ठीक है? क्वेरम कंसेप्ट होता ही नहीं क्लस्टर के अंदर सपोज करना। तो बेसिकली होता क्या, क्लस्टर सर्विस का, क्लस्टर सर्विस में कॉन्फ़िगर कर चुका हूं। अब ये मशीन्स पार्शियली ब्रेक हो गए, क्लस्टर वन का कनेक्टिविटी, सॉरी नोड वन का कनेक्टिविटी नोड टू से ब्रेक हो गया। तो नोड वन क्या समझ रहा है कि ये नोड डाउन चला गया है, आई विल लीड दी ओनरशिप, आई एम दी ओनर, आई विल इंटरटेन, आई विल राइट द क्वेरी इन डेटा से डेटाबेस। और ये क्या समझेगा कि मेरा जो नेबर था ना, मेरा जो पड़ोसी था, वो डाउन हो गया है। नाउ आई एम द लीडर, आई विल पुट द क्वेरी इन दी स्टोरेज। अब एक ही स्टोरेज को दोनों नोड एक साथ राइट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्प्लिट ब्रेन। एक क्लस्टर में एक टर्म्स होता है स्प्लिट ब्रेन। जब एक दिमाग बढ़ जाता है, एक दिमाग दो दिमाग में बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट ब्रेन। और स्प्लिट ब्रेन बेसिकली इट करप्ट योर डेटा। तो स्प्लिट ब्रेन कंडीशंस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, हमने एक क्वेरम स्ट्रेटेजी को यूज करना स्टार्ट किया। क्वेरम क्या कहता है अब? क्वेरम कहता है कि बेस्ड ऑन द क्वेरम हम स्प्लिट, मतलब क्वेरम के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा नोड राइट कर सकता है, कौन सा नोड राइट नहीं कर सकता इन दी फाइल सिस्टम। तो हुआ क्या, क्वेरम कहता है कि एक काम करो, हर एक
नोड के पास एक बोट होगा अपना, ठीक है। क्वेरम का एक फॉर्मूला होता है, टोटल बोट, टोटल बोट डिवाइड बाई 2+1 इक्वल या ग्रेटर देन अवेलेबल बोट। मुझे एक सेकंड देना बस। हाँ, क्वेरम कहता है कि मेरा एक फॉर्मूला है, अवेलेबल बोट इक्वल टोटल बोट डिवाइड बाई 2+1। एक क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए, यानी एक क्लस्टर जब बीच में से ब्रेक हो जाएगा ना, तो वो क्लस्टर ओनरशिप लेगा कि ये वाला क्लस्टर ओनरशिप लेगा। ये डिसाइड कैसे होता है, जैसे सपोज करना, अब मेरे पास ईटीसीडी के 3 नोड हैं, ईटीसीडी के 3 नोड हैं। या डेटा करप्ट के चांस किसके हैं? या डेटा करप्ट के चांस एपीआई के नहीं है अपने, शेड्यूलर, कंट्रोलर्स और एपीआई, दे ऑल आर डिपेंड ओवर द ईटीसीडी। इफ ईटीसीडी गॉट करप्ट, तो कुछ भी रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ईटीसीडी पैरेलली राइट नहीं कर सकता एक्चुअल में। ईटीसीडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं है कि एक बार में तीनों नोड राइट कर सकते हैं ईटीसीडी के अंदर, नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर स्प्लिट ब्रेन ये या ये जो क्वेरम कंसेप्ट नहीं होता क्यूबरनेटी के अंदर, तो एक एपीआई यहाँ चल रहा होता और एक एपीआई यहाँ चल रहा होता। सपोज करना, कोई भी क्वेरी आता, ये अपने ईटीसीडी में राइट कर देता, और कोई क्वेरी आता, ये अपने ईटीसीडी में राइट कर देता। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब क्यूबरनेटी में 3 नोड क्लस्टर बनाते हैं मास्टर नोड का हम लोग, तो उसमें से लीडर एक होता है बस। जो लीडर होता है उसी को चेंज करने की परमिशन होती है। जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। पहली बात तो, इफ वी हैव 3 मास्टर नोड, तो कभी ऐसा नहीं बोलना इंटरव्यू में कि तीनों मास्टर नोड दे आर रनिंग एक्टिवली, पर तीनों में से ईटीसीडी का एक लीडर नोड होता है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। 3 नोड में से एक होता है लीडर नोड। जो लीडर होता है ईटीसीडी में, उसी को ईटीसीडी में चेंज करने के राइट्स होते हैं। लीडर नोड डाउन चला जाता है तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन होता है और अगला नोड बिकम लीडर ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब सुनना एक बार, ये क्वेरम कंसेप्ट इसमें एप्लीकेबल कैसे होता है फिर। जैसे ईटीसीडी के मेरे पास 3 नोड हैं, एक बोर्ड इसकी, एक बोर्ड इसकी, एक बोर्ड इसकी, ठीक है। तो हमारे क्लस्टर में टोटल बोर्ड कितनी है अभी? 3 है। यानी इस क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए टोटल बोर्ड डिवाइड बाई 2+1, 1.5, राउंड फिगर करने पर 0.5 को काउंट नहीं किया जाता, निकला 1+1। यानी ये क्लस्टर तभी काम करेगा जब कम से कम 2 बोर्ड अवेलेबल रहेंगे हमेशा। 3 नोड क्लस्टर में से एक नोड ही डाउन हो सकता है बस। अगर 2 नोड डाउन हो गए ना, तो ईटीसीडी विल नॉट वर्क, कुबरनेटी विल नॉट वर्क। क्योंकि क्वेरम सेटिस्फाई करने के लिए, क्वेरम सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्लस्टर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो क्वेरम कहता है कि कम से कम इस क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए टोटल बोट 2 होने चाहिए हमेशा। अब सुनो एक बात, अब क्या होगा, 3 ईटीसीडी थे, इसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, यानी मेंबरशिप में इन दोनों के बीच में हार्टबीट अभी चल रही है, इसके साथ में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। तो इन दोनों की बोट ज्यादा है, इनकी बोट मिला के 2 बोट हो गई। तो ये बेसिकली इलेक्शन को जीत गए, बेसिकली ये दोनों, इनकी मेजोरिटी ज्यादा हो गई, दे वॉन द इलेक्शन। नाउ दे विल ऑपरेट द ईटीसीडी। ये दोनों डिसाइड करेंगे अब कि हम दोनों में से कौन मेंबर होगा एक टाइम पर। मेरी पार्टी में से एक पार्टी अलग हो गई पूरी, इसके पास ज्यादा मेजोरिटी है, राइट। तो इन दोनों में से अब एक होगा मेंबर लीडर जो ईटीसीडी में चेंज करेगा, और इसको कर देंगे शूट आउट। ये हमारे ईटीसीडी से लॉक हो जाएगा, ये अब चेंज नहीं कर सकता एक्चुअल में।
ये दोबारा से नोड रिबूट होगा, इसको रिबूट करना पड़ेगा मुझे, और ये मेरे क्लस्टर को फिर से रिजॉइन करेगा। तो क्वेरम के बिना क्लस्टर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि पार्शियल क्लस्टर में से कौन अभी इस क्लस्टर को ऑपरेट करेगा एक्चुअल में। तो क्वेरम एक बिनिंग, मेजोरिटी को बिनिंग करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बैकएंड में। विदाउट क्वेरम क्लस्टर में ये डिसीजन नहीं हो पाता है कि अब पार्शियल क्लस्टर में से कौन इसका लीडर होगा एक्चुअल में। तो जिसके पास अवेलेबल बोर्ड ज्यादा होती है एक्चुअल में, ही वॉन द इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, मिला आपको आंसर मेरी बात का। और ये सब करना पड़ा क्यों? क्योंकि ईटीसीडी एक बार में राइट नहीं कर सकता। 3 नोड पर ईटीसीडी होता तो है, पर तीनों नोड पर ईटीसीडी एक बार में एक ही होता है, लीडर। और जो लीडर होता है वो चेंज करता है, बाकी जो होते हैं मेंबर दे सिंक, आपको पता भी नहीं चलता है। एपीआई क्वेरी नोड 1 पे आया, मास्टर नोड 1 पे आया सॉरी, तो मास्टर नोड 1 उस टाइम पे लीडर था, उसने एपीआई ने ईटीसीडी में चेंज कर दिया, वो बैकएंड में इमीडिएटली दोनों मास्टर नोड पर सिंक हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा तुमको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सर्चिंग करना कि बैकएंड में कौन सी एल्गोरिथम काम करती है ईटीसीडी जब सिंक होता है आपस में। तो ये आप आंसर एक बार निकाल के लेके आना। जब एक मास्टर नोड का ईटीसीडी दूसरे मास्टर नोड से ट्रांसफर करता है डेटा को इंटरनली, तो कौन सी एल्गो पे काम करता है ईटीसीडी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मेरी कंपनी में 3 मास्टर नोड हैं किबरनेटी के। व्हाट इज द कमांड टू नो, अभी इसमें कौन सा नोड लीडर है और कौन से मेंबर है। हाउ यू विल बी नो, व्हाट द कमांड टू नो द लीडर नोड। ठीक है, 3 मास्टर में से कौन सा नोड नोड लीडर है अभी इस टाइम पर, किस कमांड से आप मालूम करोगे। ये भी इंटरव्यू पूछा जाता है आप लोगों से। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वरना मैं बताऊंगा आप लोग को फिर। ईटीसीडी में डेटा सिंक होता है, तो कौन सी एल को काम करती है, और 3 नोड में से कौन सा अभी लीडर है इस टाइम पर, इस किस कमांड से आप मालूम करोगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिला होगा कि प्रोडक्शन में हमेशा क्यूबरनेटी में ऑड नंबर ही यूज किया जाता है मास्टर नोड के लिए, क्योंकि क्योरम की वजह से सर। अगर हमारे पास 4 नोड होते मास्टर के, 4 नोड होते मास्टर के हमारे पास, सपोज करना अगर इवन नंबर हम लेते इसके लिए, तो प्रॉब्लम क्या आती, 2 नोड एक साइड हो जाते और 2 नोड एक साइड हो जाते। टोटल बोर्ड इनके पास भी 2 है और टोटल बोर्ड इनके पास भी 2 है। अब मुझे बताओ, हु विल बी लीड द क्लस्टर। नाउ ईटीसीडी दो जगह अलग अलग राइट हो जाता, यानी जो क्वेरी आती बैलेंसर साइड से एपीआई के अंदर, इसका एपीआई भी अलग से ईटीसीडी में चेंज कर लेता और इसका ईटीसीडी में भी चेंज हो जाता, यानी ये हो गया स्प्लिट ब्रेन। ईटीसीडी दो जगह से राइट होना स्टार्ट हो गया अलग अलग। सो योर क्लस्टर इंफॉर्मेशन विल ब्रेक। ये सिचुएशन क्या हो जाती है आपकी, अक्योर हो जाती, क्वेरम सेटिस्फाई नहीं हो पाता और एक क्लस्टर पार्शियली बिहेव करना स्टार्ट कर देता। इस चीज़ को रोकने के लिए, इसीलिए हमेशा प्रोडक्शन में जो सर्विस मल्टी राइट सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, वहां फिर हमको ऑड नंबर क्लस्टर लेना पड़ता है। ये इसका आंसर है, वाई नॉट 4। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 नोड एक साइड हो जाएंगे, 2 नोड एक साइड हो जाएंगे एक्चुअल में। तो एक क्लस्टर दो क्लस्टर की तरह बिहेव करेगा फिर, दोनों जगह क्वेरी क्या होगी आपकी, राइट होगी फिर, क्योंकि दोनों के पास मेजोरिटी बराबर है। तो एक बार चैट पे कंफर्म करो, आपको आंसर मिला ना कि 3 ही क्यों होता है, 4 क्यों नहीं होता। हाँ दोस्तों, अब समझ में आया आपको? ठीक है, सब तो मतलब बेसिकली ये फिर सिर्फ हाई अवेबिलिटी के लिए ही हुआ, मतलब इसके अलावा तो मतलब कुछ ये क्लाइंट की और। हाई अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे ईटीसीडी सर्वर को जी एपीआई ईटीसीडी जो होते हैं एक्चुअल में उसकी अवेलेबिलिटी के लिए करना पड़ता है 3 नोड। 4 नहीं कर सकते, उसका रीजन मैंने बता दिया आपको। 3 ही क्यों जी। होता है उसका भी एक लॉजिक है बैकएंड में, और ये ईटीसीडी की मजबूरी है। ईटीसीडी 3 नोड पर एक्टिव एक्टिव नहीं चल सकता।
ठीक है। तो पूरी कहानी ईटीसीडी की वजह से होती है बैकएंड में। एपीआई क्या है? ये तो फ्रंट एंड सर्विस है, मल्टीपल नोड पर यू कैन स्पिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको तो। और वो सर जो आपने एल्गोरिदम बोली अभी वो देखा भी, तो वो उसका मतलब ही वो है जो आपने बताया कॉन्सेंसस की, वो तीनों को मैनेज ही करे वो एडसेट की वजह से ही, राफ्ट कॉन्सेंसस एल्गोरिदम। राफ्ट, राइट, हाँ, क्या नाम है उसका? राफ्ट कॉन्सेंस। राफ्ट कॉन्सेस, ये होती है एल्गोरिथम बेसिकली जो ईटीसीडी यूज करता है डेटा को सिंक करने के लिए आपस में। ये इंटरव्यू में काफी टाइम पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है। नहीं, बेसिकली सर आपने तीन का बताया था कि दो का मेजॉरिटी होगा, यानी एक डाउन हो गया तो ईटीसीडी चलेगा। बट उसमें लीडर का कैसे बताया था कि दो में से कौन उसमें लीडर बनेगा करके? बैकएंड में ऑटोमेटिकली क्या है, हर एक नोड पे एक बोट होती है अपनी अपनी। ठीक है। ठीक है। इलेक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है अपने आप। ठीक है। ठीक है, अगर आप मुझे 2 मिनट दोगे, मेरे पास क्लस्टर रेडी नहीं है अभी तो 3 नोड का। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा इस चीज़ वैसे। वो मेंबर लिस्ट करके आ रहा है कमांड, शायद ईटीसीडी हाँ, एक है कमांड होती क्या? है ईटीसीडी स्टेटस मेंबर लिस्ट। हाँ उसमें एक करेक्ट। आगे होगा स्टेटस, ट्रू फॉल्स होंगे देखो। वैसे इस ठीक कमांड है। से आप मालूम कर सकते हो। साइड में आप सर्फिंग कर रहे हो क्या आप लोग? हाँ, हाँ, राफ्ट और वो वाला देखा था। चलो अच्छी बात है। वैसे एक कमांड होती है इवन उसमें ईटी। सर ईटीसीडी को डिस्क्राइब करके ग्रैब लीडर करेंगे तब भी बता रहा है। हाँ, किसी भी नोड पे लॉगिन करना, मास्टर नोड पर, ठीक है, कमांड चलाना ईटीसीडी सीटीएल। किसी भी ईटीसीडी पॉड में जाना अंदर, ईटीसीडी स्टेटस एंड पॉइंट कमांड होती है, तो ये भी कमांड से मालूम चल जाता है। इस कमांड से भी आपको मालूम चल जाता है। ये वैसे दिया हुआ हाउ टू फाइंड ईटीसीडी लीडर नोड। और प्रोडक्शन में जब मास्टर नोड अपग्रेड होता है ना, तो लीडर नोड को बाद में चूज किया जाता है, पहले मेंबर्स को करते हैं अपडेट। ठीक है। ये देखो, जिसके सामने इस लीडर फॉल्स आ रहा है, इस लीडर क्या आ रहा है? नहीं ठीक है सर, नहीं सर मैं तो इतना सा पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके पास तीन नोड है मास्टर, तीनों का बोर्ड वैल्यू तो स्टार्टिंग में सेम होगा राइट, वन 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 राइट? वोट तो वन वन ही होता है बेसिकली। लेकिन अब नहीं तो क्लस्टर को चलाने के लिए हम्म, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी। नहीं सर आपने ये बताया था कि तीन में वन वन में सपोज एक डाउन हो गया तो तीन डिवाइडेड बाई टू तो वन प्लस वन टू, यानी आपका क्लस्टर में दो नोड जिंदा रहने चाहिए तभी आपका ईटीसीडी काम करेगा। वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। बस हाँ। बट अब हम्म, तीन में से कौन लीडर काम करेगा? वो तुम्हारे वो कंट्रोल में नहीं रहता है। वो हम लोगों ऑटोमेटिकली का एक लीडर इलेक्ट होगा। जब वो वो लीडर डाउन चला जाएगा, तो ओके ऑटोमेटिकली रेस्ट टू में से ऑटोमेटिकली इट चूज न्यू लीडर। ओके ओके, वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है नहीं राइट नहीं, सर? लीडर इलेक्ट करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ओके सर, इसमें जस्ट एक ऐड ऑन हो रहा है, जैसे आपने सर कुबरनेट का सेटअप बताया है, तो एक नोड पे क्यूब एडीएम डाल के हम उसको मास्टर बना लेते हैं और कितने भी वर्कर ज्वाइन करा लेते हैं। अगर मुझे दूसरा मास्टर नोड बनाना है तो दूसरे पर भी मैं क्यूब एडीएम डाल दूंगा सेम तो वो सर्विस भी? डालनी पड़ेंगी और उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा एज अ कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट। तो काफ़ी स्टेप हैं गूगल पर 3 नोड सेटअप करने के, मास्टर नोड। ठीक है। ठीक है। अब एक सेकंड में आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरी कंपनी में इफ़ वी हैव 3 मास्टर नोड, तो वर्कर नोड किस मास्टर नोड से कम्युनिकेट करता है? हाउ वर्कर नोड बेसिकली डिस्कवर एपीआई, क्योंकि नाउ वी हैव 3 एपीआई। तो वर्कर नोड के पास किस एपीआई का आईपी यू विल पास फॉर कम्युनिकेशन? सो जो उस वक्त लीडर होगा। बोलो भाइयों, गलत आंसर है। एपीआई सर्वर 3 हो गए मेरे पास अब। लोड तो बैलेंसर आईपी देंगे इसको। राइट, हाँ, प्रेम का आंसर ठीक है कि जब सर हमारे पास 3 मास्टर नोड होते हैं, तो तीनों मास्टर नोड का आईपी डायरेक्टली वर्कर नोड को नहीं जाता, फिर बीच में क्या आता है? बीच में क्या आता है? एक बैलेंसर आता है। 3 मास्टर नोड के ऊपर 3 मास्टर नोड का आईपी जाता है किसके अंदर? बैलेंसर के अंदर। और बैलेंसर का जो आईपी होता है, इट एक्ट एज अ एपीआई आईपी फॉर द वर्कर नोड। ये आपके वर्कर 1, वर्कर 2 और वर्कर 3। देन क्वेरी आती है पहले बैलेंसर के ऊपर, और बैलेंसर देन इट फॉरवर्ड टू एपीआईज। ठीक है। बैलेंसर के पास इतनी इंटेलिजेंसी होती है, वो राइट क्वेरी है तो लीडर पे जाएगा, और रीड क्वेरी तो किसी से रेस्पॉन्स मिल जाता है।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैकएंड में सिंक हो रही होती है ईटीसीडी के अंदर। गेट क्वेरी आपने चलाया अगर, तो गेट क्वेरी तो तीनों से रेस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन जो पुट क्वेरी होती है, पुट क्वेरी में हमेशा लीडर नोड ही क्वेरी को राइट करता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर था। अंडरस्टूड ना? जी सर। ओके, तो ये सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं अभी। इसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा।